आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स या एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं तो आपको हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स में वीडियो कोर्स के अलावा आपको पीडीएफ नोट्स और हार्ड कॉपी नोट्स मिलेंगे। तो आप हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल जरूर डाउनलोड कर लें। फिलहाल हमारे पास ये सारे के सारे कोड अवेलेबल हैं। इसके अलावा और भी पेपर कोड है, वो भी हम आपको जल्दी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। इकोनॉमिक्स की विचारधारा को लेकर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ऐसे हैं जिनके बीच में आपस में ही मतभेद रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स की कोई ऐसी सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। देखिए, अगर आप परिस्थिति के हिसाब से देखोगे तो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग डेफिनेशन जो है वो वैलिड रही है। पर मोटे तौर पर अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है ओकियोनोमिकोस। ओक्यूज का मतलब होता है होम और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो इसका मतलब अगर हम शब्दार्थ में देखें कि मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स को अगर हम वर्ड मीनिंग का मतलब समझे तो इसका मतलब होता है होम मैनेजमेंट। तो यहाँ पे होम का मतलब आप व्यापक स्तर पे भी लिख सकते हो, एक इंडिविजुअल के लिए भी ले सकते हो, एक सोसाइटी के लिए भी ले सकते हो, एक देश के लिए भी ले सकते हो, ठीक है, एक विश्व के लिए भी ले सकते हो। जैसे वर्ल्ड इकोनॉमी, होम डोमेस्टिक इंडियन इकोनॉमी या डोमेस्टिक इकोनॉमी, तो कई कई वर्डों पे इसको लिया जाता है। तो इसका मतलब इकोनॉमिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। इसके अंदर पूरा का पूरा वर्ल्ड भी समाया हुआ है, पूरी की पूरी इकोनॉमी भी समाई हुई है, ठीक है। तो अगर हम बात करें डेफिनेशंस की, तो बच्चों कई तरीके की कैटेगरीज हैं जिनको हमने डिफाइन किया है। मोटे तौर पर देखेंगे तो इसको 5 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। ऐसा नहीं है कि ये 5 डेफिनेशन केवल इन 5 लोगों के द्वारा ही दी गई है, बल्कि और लोगों के द्वारा भी दी गई है। तो सबसे पहले वेल्थ डेफिनेशन है, जो कि एडम स्मिथ के द्वारा दी गई 1776 में, सॉरी। इसके अलावा वेलफेयर डेफिनेशन जो है वो मार्शल के द्वारा दी गई 1890 में। इसके अलावा बच्चों स्कैर्सिटी डेफिनेशन है, वो रॉबिन्सन के द्वारा दी गई 1922 में। इसके अलावा पॉल सॉबिन्सन ने भी ग्रोथ डेफिनेशन दी 1948 में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉडर्न डेफिनेशन के नाम से जाना जाता है वो एसी दास की है, जो कि 2011 में है। तो इनके बारे में बच्चों हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वेल्थ डेफिनेशन की, जो कि एडम स्मिथ के द्वारा दी गई जो बुक थी, उनका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। एक्चुअली वेल्थ ऑफ नेशन तो इसको शॉर्ट में कहते हैं। पूरा जो बुक का नाम था वो था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन इन 1976। देखिए, अगर हम बात करें इस दौर की, तो इसमें मर्केंटाइलिस्ट से रहा है। मर्केंटाइलिस्ट क्या करते थे, केवल पैसे को ही सब कुछ मानते थे। तो उनका ये मानना था कि केवल देश में केवल और केवल गोल्ड को इकट्ठा करना ही जरूरी है। तो एक तरीके से वो प्रोटेक्शनिज्म पे बेचते। मदर कंट्री के बारे में आपने सुना होगा कि वो जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड मदर कंट्री है, तो वो केवल चाहता था कि उसकी कंट्री का ही ग्रोथ हो, बाकी की जो उपनिवेशिक कंट्रीज हैं उनका डेवलपमेंट ना हो। तो 1776 में एडम स्मिथ पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मर्केंटाइलिज्म की जगह ओपन इकोनॉमी की बात की। और इस मुक्त व्यापार में उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, यानी कि उन्होंने कहा अ साइंस विच इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। यानी कि उन्होंने इकोनॉमिक्स को कहा कि इकोनॉमिक्स वो है जो वेल्थ क्रिएट करता है, जो नेचर के बारे में जानकारी लेता है। और इस सबसे इंपॉर्टेंट इंपैक्ट ये होगा कि जो इकोनॉमिक्स है वो आपको एक तरीके से वेल्थ क्रिएट करके देगा। तो यानी कि इसकी पूरी डेफिनेशन में सारा का सारा फोकस वेल्थ पे किया गया है, संपत्ति पे किया गया है। तो कई लोग इसकी आलोचना करते हैं, क्योंकि उनका यह मानना है कि केवल इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव वेल्थ क्रिएट करना नहीं होता, एक बहुत ही नैरो कंसेप्ट है। साथ ही साथ कई इकोनॉमिक्स का यह मानना है कि केवल और केवल वेल्थ क्रिएट करने से ही कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे और भी प्रोस्पेक्टिव होते हैं, जैसे वेलफेयर है या हमारे रिसोर्सेज का यूज करना, वो भी बहुत जरूरी है इकोनॉमिक्स होने के नाते। तो इकोनॉमिक्स जब तक आप वेल्थ डिफाइन करोगे तो इकोनॉमिक्स एक बहुत ही छोटे से चीज में संकुचित होकर रहेगा। तो मार्शल ने इस डिफाइन को बड़ा किया 1890 में। उनकी बुक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसमें उन्होंने अपने इकोनॉमिक्स के विचार दिए, और सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट था, उन्होंने इकोनॉमिक्स को वेलफेयर से जोड़ दिया। यानी कि उनके हिसाब से इन 1980 मैं पढ़ देता हूं, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ठीक है। यानी कि एक आम जो लोगों के जीवन में जो कल्याण का लाता है उसके बारे में जानकारी करना इकोनॉमिक्स है। इट एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी सोशल एक्शन विच इज मोस्ट क्लोजली कंसिडर विद द अटेनमेंट एंड विद यूज ऑफ मटेरियल रिक्वेस्टीज ऑफ वेल बीइंग। यानी कि एक इंसान की वेल बीइंग से जुड़ी हुई जब चीजों को बारे में जानकारी लेना ही इकोनॉमिक्स है। उनकी डेफिनेशन इस तरीके की है, उसको भी कंसिडर किया। तो हालांकि उनकी आलोचना इस बात से भी की जाती है कि उन्होंने जो इकोनॉमिक्स को लिया वो केवल सोशल साइंस के लिया, ह्यूमन साइंस उन्होंने नहीं माना।
ठीक है। इसके अलावा बच्चों जो अगली डेफिनेशन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो स्कैर्सिटी डेफिनेशन है। हम सभी लोग जानते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है और लिमिटेड रिसोर्सेज में हम अपनी सभी वांट्स को पूरा नहीं कर सकते। तो एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एन एसे ऑफ द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस 1932 में रॉबिन्स ने उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया, जिसमें उनका फोकस चॉइस और स्केर्सिटी पे रहा, यानी कि स्केयर रिसोर्सेज के बीच में हम किस तरीके से चॉइस करें कि मैक्सिमम आप कह सकते हो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो सके, उसको उन्होंने स्केर्सिटी डेफिनेशन कहा। तो उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स इज द साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड स्केयर मींस व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, यानी कि एक इंसान के द्वारा अपने स्केयर रिसोर्सेज का, स्केर्स मींस का किस तरीके से यूटिलाइजेशन किया जाएगा, इसकी स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो इस डेफिनेशन के अलावा बच्चों हम बात करें ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन की, जो कि पॉल सैमुएल्सन के द्वारा दी गई है। तो पॉल सैमुएल्सन की बुक थी इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस 1984 में। उसमें उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी or employ the scarce productive resources which have alternative use to produce, ठीक है, various commodity over time and distribute them for consumption now and in future amongst various pupils and group of society। यानी कि अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो उनका यह कहना था कि इकोनॉमिक्स जो है उसमें हमें यह देखना है कि किस तरीके से हम अपने रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूज करें जिससे कि लोगों की वेलबींग बढ़े, सोसाइटी में ग्रोथ हो, ठीक है, यानी कि ओवरऑल जो रिसोर्सेज हैं वो इंप्रूवमेंट होना चाहिए, उनका ये मानना था। तो बच्चों ये सारी की सारी डेफिनेशन काफी नैरो है। आजकल जो एक नई मॉडर्न डेफिनेशन है जो कि AC दास के द्वारा दी गई है, जिनकी बुक थी मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स 2011। तो इस डेफिनेशन को आप देखिएगा, इसमें काफी अच्छी डेफिनेशन दी गई है इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ चॉइस, किसकी चॉइस की स्टडी, चॉइस जो है चॉइस के बारे में इकोनॉमिक्स स्टडी करती है। मेकिंग बाय इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी, नेशन एंड ग्लोब, यानी कि चॉइस है ये कौन कर सकता है, इंडिविजुअल भी कर सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन भी कर सकता है, कोई सोसाइटी भी कर सकती है, कोई नेशन भी कर सकता है और पूरा का पूरा विश्व भी कर सकता है। किसके बारे में चॉइस करना है, अंडर कंडीशन ऑफ स्कैर्सिटी एंड सरप्लस टुवर्ड्स मैक्सिमाइजिंग बेनिफिट एंड सेटिस्फाइंग देयर अनलिमिटेड नीड्स एट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो यहां पे उन्होंने कहा कि केवल और केवल हमें प्रेजेंट की नीड्स को पूरा नहीं करना, बल्कि हमें फ्यूचर की नीड्स को भी पूरा करना है, यानी कि एक तरीके से सस्टेनेबिलिटी की बात यहां पे की जा रही है बच्चों। तो बच्चों इस डेफिनेशन में अगर हम पढ़ें तो हमें यह पता चलता है कि इकोनॉमिक्स जो है उसमें प्रोडक्शन भी आ जाएगा, कंजम्पशन भी आ जाएगा, बेनिफिट्स जो रिसोर्सेज के, जो हमारे पास कुछ रिसोर्सेज देखिए स्केर्स हैं, कुछ रिसोर्सेज सरप्लस में हैं, तो उनको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए और ताकि जो करंट पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी को भी डेवलपमेंट कर सके। तो बच्चों ये कुछ बेसिक डेफिनेशन है जो मैंने आपसे डिस्कस की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेसिकली डेफिनेशन समझ में आ गया हो। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा इकोनॉमिक्स क्या है तो मैं आपसे बोलूंगा इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, ये ह्यूमन साइंस भी बोल सकते हैं आप इसको, जिसके अंतर्गत हमें क्या करना होता है, अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना होता है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, ऑफ वेलबीइंग हो सके इंडिविजुअल व्यक्ति की और सोसाइटी की, यानी कि सोशल वेलफेयर हो सके, जिससे कि इंडिविजुअल वेलफेयर हो सके और जिससे कि भविष्य की पीढ़ी का भी विकास हो सके। ऐसी साइंस को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हम इतना ही करा रहे हैं। आने वाली वीडियो में बच्चों माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम समझाएं उससे पहले आप समझ लीजिए कि एक कंसेप्ट आता है स्कैर्सिटी का, यानी कि इकोनॉमिक्स की जो मूल है, जो बेस है वो स्कैर्सिटी ही है। तो स्कैर्सिटी क्या होता है बच्चों, हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है और वांट्स अनलिमिटेड के साथ साथ हमारी जो वांट्स हैं वो लगातार बदलती भी रहती हैं। आप एक वांट्स को पूरा कर सकते हो लेकिन सारी वांट्स को तो पूरा नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर आपकी एक वांट्स पूरी हो जाए, लेकिन जैसे ही आपकी एक वांट्स पूरी होती है सडनली आप देखोगे कि आप नई वांट्स पूरी हो गई। अब इसी उसमें गांधी जी ने एक बार ये भी कहा था कि इच्छाओं की तो पूर्ति हो सकती है पर ग्रीड की पूर्ति नहीं हो सकती है, यानी कि आपके लालच की पूर्ति नहीं की जा सकती। तो कई बार हमारी जो डिमांड है, यानी कि जो हमारी विलिंगनेस है, वो कई बार ग्रीड में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि एक इच्छा की अगर पूर्ति हो भी जाए तो कभी दूसरी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती है।
दूसरा, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, यानी कि हमारे पास जो उन वांट्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। अब देखिए, कोई भी इकोनॉमी हो, चाहे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, चाहे सोशलिस्ट इकोनॉमी हो, हर इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड ही हैं। अब भारत की अगर हम बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि भारत के पास कोई अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो। अब सारा का सारा पैसा अगर हम रोड बनाने पे खर्च कर देंगे तो एजुकेशन के लिए पैसा कहाँ से आएगा, हेल्थ के लिए पैसा कहाँ से आएगा। यानी कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और वांट्स अनलिमिटेड है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, एलोकेशन करना पड़ता है। और रिसोर्सेज लिमिटेड होने के साथ साथ ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज भी पॉसिबल है। यानी कि लैंड का प्रयोग आप खेती के लिए भी कर सकते हो, बिल्डिंग बनाने के लिए भी कर सकते हो, रहने के लिए भी कर सकते हो। इसके अलावा आप वहां पे मैदान भी, प्ले ग्राउंड भी बना सकते हो। यानी कि एक रिसोर्सेज जो है वो उसका यूज आप अनलिमिटेड, या आप अनलिमिटेड तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कई सारे ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हो। तो इसी की वजह से इकोनॉमिक एक प्रॉब्लम पैदा होती है, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस पैदा होती है। तो स्केर्सिटी का क्या मतलब है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि स्केर्सिटी इज द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यानी कि जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रही है पैदा, उन सब के पीछे जो रूट है वो क्या है, स्केर्सिटी है। यानी कि स्केर्सिटी का क्या मतलब हुआ कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है और अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में हम सभी वांट्स की को पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए हमें चूज करना पड़ेगा कि कौन सी रिसोर्सेज का यूज किया जाए और कौन से रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज या कौन सी वांट्स को हम सेक्रीफाइस कर दें। तो बच्चों, वांट्स अनलिमिटेड है, हमने आपसे डिस्कस कर लिया। लिमिटेड रिसोर्सेज है, ये भी हमने आपसे डिस्कस कर लिया। ऑल्टरनेटिव यूज है बच्चों, ऑल्टरनेटिव यूज का मतलब है कि एक रिसोर्स को आप कई सारे कामों में लगा सकते हो, इसीलिए तो चॉइस करोगे। अगर मान लीजिए आप चॉइस नहीं कर सकते, मान लीजिए ये टीवी है, अब इस टीवी का प्रयोग मैं मूवी देखने के लिए भी कर सकता हूं, पढ़ाने के लिए भी कर सकता हूं, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। अगर मान लीजिए सिंपल व्हाइट बोर्ड होता, केवल लिखने के काम आता। यानी कि आपके पास चॉइस की प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि रिसोर्सेज का यूज अब एक से ज्यादा वांट्स को सेटिस्फाइड करने में कर सकते हो। तो बच्चों, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम पैदा होती है उसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम या सेंट्रल प्रॉब्लम के नाम से भी जानते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति की प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और जब वो पूरे देश की होती है तो सेंट्रल प्रॉब्लम कहलाती है। अब मूल रूप से 3 तरीके की सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस। अगर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस के अलावा ग्रोथ की भी समस्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट का भी एक समस्या मानी जाती है। और इग्नो की किताब का हमने रेफरेंस लेंगे तो उसमें हमने देखते कि नई तरीके की समस्या बता दी गई है। हालांकि आप इसको छोड़ भी सकते हो, जरूरी नहीं है ये करना, हालांकि मैं करवा रहा हूँ बच्चों को। वहां पे पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स की चॉइस की भी समस्या बता दी गई है और साथ ही साथ मेरिट गुड्स कितनी बनेगी वो भी समस्या बता दी गई है। तो मैं रेफरेंस के लिए आपको बता रहा हूं, अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल नहीं है तो आप मत यूज कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि आपके यूजफुल है तो आप पढ़ लीजिएगा उसको। तो अब हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं प्रोडक्शन के बारे में। देखिए, प्रोडक्शन एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है, इसके तहत इनपुट को आउटपुट में बदला जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास शुगर कैन है, गन्ना है, और उस गन्ने से आपको चीनी बनानी है, शुगर बनानी है, तो एक प्रोसेस है। इसी तरीके से कॉटन से कपड़ा बनाना, ये भी एक प्रोसेस है। यानी कि केवल यही प्रोसेस नहीं है, बल्कि अगर आप किसी जगह से जैसे मान लीजिए कोई पेड़ पर आम लगा हुआ है, अब मेरे लिए उसकी यूटिलिटी कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप उस पेड़ के आम को तोड़कर मार्केट में ले आओगे और मैं उसे कंज्यूम करूंगा तो वो भी एक तरीके का प्रोडक्शन प्रोसेस है। यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब होता है जनरेशन, मतलब किसी भी पर्सन के सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करने की प्रोसेस करना। तो जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है, प्रोडक्शन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग वेरियस इनपुट इनटू आउटपुट। यानी कि जब हम क्या करते हैं, इनपुट को आउटपुट में बदल देते हैं। इनपुट को किस में बदल देते हैं, आउटपुट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब आप इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हो दोस्तों, तो इसको बोलते हैं, आप कह सकते हो एक तरीके से प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके माध्यम से आप किसी भी सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश करते हो। यानी कि जब आप कहते हो सेटिस्फेक्शन की बात करते हो तो सेटिस्फेक्शन मन की स्थिति है, और मन की स्थिति के सेटिस्फाइड होने के लिए कंजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कंजम्पशन के लिए जरूरी है प्रोडक्शन का होना। इट इन्वॉल्व कन्वर्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। ये किसको बनाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को गुड्स एंड सर्विसेज को कन्वर्ट करने के काम आते हैं। एंड यूजिंग ह्यूमन एफर्ट्स, किसमें ह्यूमन एफर्ट किसमें करने का काम करता है, यानी कि ह्यूमन के एफर्ट्स, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल ह्यूमन कैपिटल के माध्यम से जब आप गुड्स को प्रोडक्शन करते हो तो उस प्रोसेस को ही हम प्रोडक्शन कहते हैं। देखिए, आपको कंफ्यूज मत हो लो,
मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूं कि प्रोडक्शन का मतलब होता है आपने इनपुट के माध्यम से आउटपुट कन्वर्ट करना। इनपुट का मतलब होता है जो किसी वस्तु के सामान में लगा, आउटपुट का मतलब है जो फाइनल प्रोडक्ट आया। अब इसके कुछ की एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि जो दो चीज जरूरी है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट होना चाहिए, दूसरा उससे सेटिस्फेक्शन बढ़ना चाहिए। दो चीज जरूरी है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। सबसे पहला कह रहा है कि रिसोर्सेज यूज्ड इन प्रोडक्शन आर कॉल्ड इनपुट, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, मशीन हो गया, ये सारे के सारे हमारे इनपुट कहलाते हैं। और फिनिश गुड्स जो होती हैं उसको हम आउटपुट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कॉटन से, कॉटन इनपुट है, कॉटन से आपने क्लोथ बना दिया, वो आउटपुट हो गया। तो इसके कुछ टाइप्स हैं। टाइप्स कैसे बताने का मतलब क्या है कि कुछ तरीके के एक तरीके से प्रोसेस है, जिसमें सबसे पहला है फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है जब आप किसी भी इनपुट के उसका रूप को बदल देते हो, जैसे फर्नीचर को आपने कुर्सी बना दिया, ये कहलाता है फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अलावा दूसरा होता है स्पेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब होता है कि एक जगह जहां पर उसकी यूटिलिटी नहीं है, आप वहां से उसको उस जगह ले गए जहां पर उसकी यूटिलिटी होती है। जैसे आप किसान जो है वो खेतों से फसलों को लेकर आता है मार्केट में बेचने के लिए, तब उसकी यूटिलिटी क्रिएट होती है। तो इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं हम स्पेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरा होता है इंटर टेम्पोरल ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब होता है कि आप किसी समय पर कुछ को स्टोर कर रहे हो और किसी दूसरे समय पर बेच रहे हो। यह भी एक तरीके का प्रोडक्शन प्रोसेस का ही हिस्सा माना जाता है। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन में तीन तरीके की चीज आ जाती है। नंबर वन फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक जैसी चीज को दूसरी चीज में बदलना। दूसरा आ जाता है स्पेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब होता है कि आपने एक प्लेस से दूसरी जगह पे प्लेस पर जो चीज को ले गए। और इंटर टेम्पोरल ट्रांसफर, इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ, इंटर टेम्पोरल ट्रांसफर का मतलब ये हुआ कि आप एक स्पेस से दूसरे प्लेस पे, सॉरी एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड पे ले गए। और प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जरूरी है कि उससे आपका यूटिलिटी क्रिएशन हो, यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस तभी मीनिंगफुल हो पाएगा जिससे यूटिलिटी क्रिएट हो। अगर आप कोई पेंटिंग करते हो और उस पेंटिंग करने के बाद उसको फाड़कर अपने डस्टबिन में डाल देते हो, तो उससे किसी भी तरीके का सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जरूरी है कि उससे कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन हो। तो दोस्तों ये पूरे का पूरा टॉपिक हमने अपनी नोट से लिया हुआ है। हमारे नोट्स आपको अवेलेबल हैं, अमेजॉन फ्लिपकार्ट के माध्यम से भी अवेलेबल करा देंगे। इसके अलावा हमारे दिए गए नंबर से भी हमारे नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।